औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स विच वाज पब्लिश्ड इन 1802 वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये उसने लिखा था, वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। ये उसकी टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस यूजुअली आपको नहीं मिलती हैं, तो बहुत सारे लोगों को इसकी टेक्स्ट जो है उसको समझने में मुश्किल होती है, तो मैं आपको आसान कर दूंगा तो ताकि आप लोग जो है मेन आइडियाज़ उसके सारे समझ सकें, साथ साथ टेक्स्ट का मतलब भी आपको समझ आए, क्योंकि ये आपको समटाइम्स जो है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है उसके पेपर्स में जो है ये चीज़ जो है आ जाती है, तो आप लोगों को ये आता हो। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसने विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो पुरानी क्लासिकल एज चल रही थी, जो 18th सेंचुरी का जो लिटरेचर था, क्योंकि 18th सेंचुरी का जो लिटरेचर था न्यू क्लासिकल एज कहलाती है, उस वक्त उन्होंने क्लासिकल मॉडल्स को फॉलो किया और वो लिटरेचर लिखना शुरू किया जो कि ग्रीक राइटर्स जिस तरह से जिस पैटर्न को फॉलो करके लिख रहे थे। अलेक्जेंडर पोप है, ड्राइडन है, इसी तरह से और बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने क्लासिकल मॉडल्स को फॉलो किया। तो इन्होंने उसके ख़िलाफ़ एक जो है मूवमेंट चलाई जिसको उन्होंने रोमांटिक मूवमेंट का नाम दिया, और वो स्टार्ट हुई तकरीबन 1798 से। ये एज चलती है जिसको रोमांटिक एज का नाम दिया गया, क्योंकि ज़्यादातर काम जो थे इस एज में वो वही लिखे गए जो कि उसका लव फॉर नेचर था। इसमें जो बहुत कॉमन ट्रेट्स थी कि लव फॉर नेचर एंड लव फॉर मैन, उसके साथ ही जो है वो लोअर क्लासेस ऑफ सोसाइटी जो है वो, या जो रस्टिक लाइफ थी, जो कि विलेज लाइफ थी कंट्री साइड की, उसकी डिपेक्शन, और उसको जो है पर्टिकुलरली उसके जो उनके जो रसूम रिवाज थे या उनकी जो डिपेक्शन थी, उनकी लाइफ किस तरह गुजर रही है, वो किस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी को जो है वो किस लेवल से या किस तरीके से गुजारते हैं। और ये एक क्लासिकल जो कि आर्टिफिशियलिटी थी। जब आप अलेक्जेंडर पोप, जब मैं डिस्कस करूँगा कभी उसकी रेप ऑफ द लॉक, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे जो रेप ऑफ द लॉक की जो पोइम है उसको जब आप पढ़ते हैं तो उसमें किस तरह से जो है पोइम्स लिखी हैं। हैरी कॉपलेट में लिखी है कि राइम स्कीम में लिखी हुई है। यहाँ वर्ड्सवर्थ में आपको जो है प्रेल्यूड जो उसने लिखी थी पर्टिकुलरली उसमें राइम स्कीम नहीं है, जबकि राइम स्कीम वर्ड्सवर्थ ने भी यूज़ की। मगर वहाँ पे क्लासिकल जो राइटर्स थे वो ज़्यादातर जो थे सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ भी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को न्यू क्लासिकल एज को जो कहा जाता है, तो उसमें भी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का बहुत रोल था। इसी तरह से हायर क्लासेस सोसाइटी, उनके मैनर्स जिस तरह से अलेक्जेंडर पोप ने किया। मगर उसमें एक चीज़ जो थी क्लासिकल एज में वो ये थी कि थीम्स जो थी वो उस तरह से हाईली एलिवेटेड नहीं थी। यहाँ पे सटायर इंपॉर्टेंट थी, जो सैटिरिकल राइटिंग्स थी। रेप ऑफ द लॉक इटसेल्फ बिकेम अ सटायर, जिसमें उसने डिस्कस किया है हायर क्लास ऑफ सोसाइटी, और उसमें एक समझ लें कि एक दिखाया कि एक लड़की और लड़की, ओरिजिनल वाक़या था, हुआ था ऐसा कि एक जो है अरिस्टोक्रेसी के जो है एक बंदे ने, एक आदमी ने अपनी फियोंसे के बालों की एक लट जो है काट ली, तो उस पर वो झगड़ा हो गया और उनकी रहदगी हो गई। तो उस बात पे जो है उसने फिर वो पोएम लिखी थी। तो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी वो पोएम। तो ये जो था रोमांटिक मूवमेंट उसके अगेंस्ट थी। उन्होंने कहा कि इसमें जो है ये आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। तो टेक्स्ट जब मैं पढ़ूंगा तो आपको ईजिली चीज़ें समझ आ जाएंगी, और साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊँगा आपको। आइए शुरू करते हैं। Preface to the Lyrical Ballads 1802 Text and Annotations. The first volume of these poems has already been submitted to general perusal. Perusal के लोगों की careful examination के लिए इस चीज़ को फर्स्ट वॉल्यूम जो था पोएम्स का, जो कि 1798 में लिखी गई थी, तो कहता है कि उन पोएम्स का, ये पोएम्स के बारे में बता रहा है कि मैंने वो पोएम्स क्यों लिखी, उनका पर्पस क्या था, उनका जो है मकसद क्या था, कि आगे फ्यूचर में वो क्या चाहता था, लोगों के अंदर क्या चीज़ जो है वो डेवलप करना चाहता था लोगों के टेस्ट में, जो कि पुराने ज़माने के राइटर्स को पढ़ पढ़ के उसी तरह का टेस्ट हो गया था। तो वो चाहता था कि देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट। So the first volume of these poems has already been submitted to general perusal. It was published as an experiment which I hoped might be of some use to ascertain how far, by fitting to metrical arrangement a selection of the real language of man in a state of vivid sensation, that sort of pleasure and quantity of pleasure may be imparted which a poet may rationally endeavour to impart. तो कहता है कि ये पोएम्स जो थी मैंने इसको पब्लिश किया था और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे पब्लिश की गई थी। इट वाज पब्लिश्ड एज एन एक्सपेरिमेंट। जो उसका वॉल्यूम था
जो उसकी एक किताब थी वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने छापी थी। ज़ाहिर एक्सपेरिमेंट इस लिहाज से कि लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, देखो क्या होता है, लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होता है उसको पढ़ने के बाद। एंड होप which I hoped might be of some use to ascertain how far, by fitting to metrical arrangement a selection of the real language of man in a state of vivid sensation. तो sensations के साथ, feelings के साथ जो है, vivid clear feelings के साथ, vivid clear, तो कहता है कि metrical arrangement एक और तरह की दी जाए, सिलेक्शन जो रियल लैंग्वेज की, जो आदमियों की, मैन की रियल लैंग्वेज है जो लोग यूज़ करते हैं, उसकी डिपिक्शन की जाए। तो और वो कहता है कि उसकी वजह से वो कितनी क्वांटिटी ऑफ प्लेजर दे सकती थी, मे बी इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी ऑफ प्लेजर कितनी मिलेगी उसको, विच अ पोइट में रैशनली एंडेवर टू इम्पार्ट, कि वो जितनी कोशिश कर सकता है, जितनी रैशनली अक्लमंदी से जितनी कोशिश कर सकता है, तो उतनी ही उनको दी जाए प्लेजर। I had formed no very inaccurate estimate of the profitable effect of these poems. I flattered myself that they, who should be pleased with them, would read them with more than common pleasure, and on the other hand, I was well aware that by those who should dislike them, they would be read with more than common dislike. वो कहता है कि मैं इस बात से अवेयर था, मुझे इस बात का आइडिया था कि जो लोग मेरी पोइम्स को पसंद करेंगे वो ज़्यादा प्लेजर से, उससे जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे उनको पढ़ते हुए, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो मेरी पोइम्स को पसंद नहीं करते हैं, जो डिसलाइक करेंगे उनको, तो वो मोर देन कॉमन डिसलाइक, यानी कि जितनी कॉमन डिसलाइक होती है उससे ज़्यादा कॉमन डिसलाइक जो है मुझे मिलेगी। अब यहाँ पे वो बात करता है कि द रिजल्ट हैज़ डिफर्ड फ्रॉम माई एक्सपेक्टेशन इन दिस ओनली। वो कहता है मेरी एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट इस चीज़ में डिफरेंट रहा, दैट अ ग्रेटर नंबर हैव बीन प्लीज्ड देन आई वेंचर्ड टू होप आई शुड प्लीज़। वो कहता है कि जितना मैंने कोशिश की थी लोगों को, ये जितना मैं समझ रहा था कि लोग खुश होंगे, उससे ज़्यादा लोग खुश हुए, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोगों ने इन चीज़ों को, इन पोएम्स को प्रेज़ किया। Several of my friends are anxious for the success of these poems, from a belief that if the views with which they were composed were indeed realized, a class of poetry would be produced well adapted to interest mankind permanently, and not unimportant in in the quality and in the multiplicity of its moral relations. And on this account they have advised me to fix a systematic defense of the theory upon which the poems were written. वो कहता है कि मेरे दोस्तों ने जो कि इस पोएम्स को इसकी सक्सेस चाहते थे, और उन्होंने अपना बिलीफ कायम किया हुआ था कि अगर इन पोएम्स की, जिस वजह से ये पोएम्स लिखी गई हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट रियलाइज़ कर लिया जाए तो एक ऐसी क्लास ऑफ पोइट्री प्रोड्यूस हो जाएगी, ऐसी क्लास ऑफ पोइट्री का रिवाज चलेगा जो कि लोगों को हमेशा परमानेंटली, उनको हमेशा के लिए, उनको या मुस्तकिल उनको जो है वो खुशी का बायस बनेगी उनके लिए जब वो पढ़ेंगे उस पोएम्स को। क्योंकि मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट की मैं पिछले अपने लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ कि वो हर किसी के लिए लिखी नहीं गई। वर्ड्सवर्थ की प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स जो है ये इसमें इसने बताया कि मैंने ये पोएम्स किस लिए लिखी, ख़ासतौर पर प्रिल्यूड की बात करता है। तो वो कहता है कि उन लोगों ने कहा कि इसका एक डिफेंस तुम जो है वो लिखो, यानी कि अपनी पोएम्स के हक़ में कुछ लिखो, कि ताकि लोगों को पता लगे कि तुम्हारा पर्पस क्या था इन पोएम्स को लिखने का। तो ये असल में वो पर्पस बता रहा है कि मेरा पर्पस क्या था पोएम्स को लिखने का। But I was unwilling to undertake the task, knowing that on this occasion the reader would look coldly upon my arguments, since I might be suspected of having been principally influenced by the selfish and foolish hope of reasoning him into an approbation of these particular poems, and I was still more unwilling to undertake the task because adequately to display the opinions and fully to enforce the arguments would require a space fully disproportionate to a preface. वो कहता है कि अब जो है यहाँ पे वो कहता है कि मैं इस टास्क को अनविलिंग था, I was unwilling to undertake the task, मैं इस टास्क को करना नहीं चाहता था, मैं अनविलिंग था, knowing that on the occasion the reader would look coldly upon my arguments। वो कहता है कि रीडर जो है वो without any kind of emotions मेरे arguments को, क्योंकि यहाँ पे देखें
ये जो क्रिटिसिज्म है ये लोगों को इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है, ज़्यादातर जो है मेजॉरिटी आप देखेंगे, अगर आप बहुत सारे जो टीचर्स हैं पढ़ाने वाले उनके पास भी अगर चले जाएं, उनको कहें कि मैं क्रिटिसिज्म की आपके पास क्रिटिसिज्म पढ़ना चाहता हूँ, तो ज़्यादातर लोग इनकार कर देते हैं क्योंकि इसको ख़ुद भी पढ़ना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये इसमें क्योंकि स्टोरी नहीं होती है, ये बोरिंग होता है, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो कहता है undertake the task knowing that on the occasion the reader would look coldly upon my arguments, since I might be suspected of having been principally influenced by the selfish and foolish hope of reasoning him into an approbation। वो कहता है कि मैं एक सेल्फिश और फुलिश होप के ज़रिए लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। एक सेल्फिश होप यानी कि अब राइटर्स लिखते क्यों हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनका वर्क पब्लिश होगा तो उनको पैसे मिलेंगे अगर उनकी बुक्स जो है बिकेंगी। तो ज़ाहिर है लोगों को अगर ये यकीन दिलाना चाह रहा है कि मेरी बुक्स जो है क्यों पढ़ें आप, तो ऑब्वियसली एक सेल्फिश होप तो इस लिहाज से वो उसको मान सकता है। और फुलिश होप इस तरह से है कि लोग जो है वो क्यों मेरी बुक्स पढ़ना चाहेंगे। अप्रोबेशन उनको मैं मनवा लूँ इस बात को ऑफ दीज पर्टिकुलर पोएम्स, इसको क्या अप्रूव कर लें इस पोएम्स को। एंड आई वाज स्टिल मोर अनविलिंग टू टेक द टास्क बिकॉज एडिक्वेटली to display the opinion and fully to enforce the arguments should require a space wholly disproportionate to a preface। वो कहता है कि जितनी स्पेस चाहिए है मुझे अपनी तमाम दिल की बात कहने के लिए कि मैंने ये पोएम्स क्यों लिखी थी, तो वो एक प्रीफेस के अंदर बहुत कम स्पेस है। इतनी स्पेस में मैं वो पूरी बातें नहीं कह सकता जो मैं कहना चाहता हूँ। तो इस वजह से भी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि वो कहता है कि मैं इस चीज़ को लिखता। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आ जाइए। उसमें आप तकरीबन 19 लाइंस छोड़ देंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की और उसके बाद आएंगे। 19 लाइंस आप काउंट कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की, उससे नीचे आ जाइए। I hope therefore that the reader will not censure me for attempting to state what I have proposed to myself to perform, and also, as far as the limits of a preface will permit, to explain some of the chief reasons which have determined me in the choice of my purpose, that at least he may be spared any unpleasant feeling of disappointment, and that I myself may be protected from one of the most dishonorable accusations which can be brought against an author, namely that of an indolence। तो कहता है कि अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, तो वो कहता है कि I hope that therefore that the reader will not censure me for attempting to state what I have proposed to myself to perform। वो कहता है कि रीडर मुझे इस बात पे ब्लेम I hope के नहीं करेगा, इस बात पे ब्लेम नहीं करेगा कि मैं जो है जो कुछ करने जा रहा हूँ, ये परफॉर्म करने जा रहा हूँ, जो मैं ये टास्क यानी कि प्रीफेस जो लिखने जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल। And also, as far as the limits of a preface will permit, to explain some of the chief reasons which have determined me in the choice of my purpose। वो कहता है कि जितनी स्पेस मुझे इस प्रीफेस में दी गई है, यानी कि इतने पेजेस में मैं लिख रहा हूँ, तो उसमें मैं अपना तमाम पर्पस जो है वो बयान कर पाऊँ। जितना मैं मुख्तसर करके जितना मैं उसका खुलासा बयान कर सकता हूँ मैं कर दूँ। that at least he may be spared any unpleasant feeling of disappointment, and that I may be spared any unpleasant feeling of disappointment, and I myself may be protected from one of the most dishonorable accusations which can be brought against an author। वो कहता है मेरे खिलाफ भी कोई चार्जेस ना लगें और जो है लोग भी जो है वो डिसअपॉइंटमेंट का शिकार ना हो मेरा प्रीफेस पढ़ के कि इसने कोई बात ही नहीं की, ऐसी बात नहीं की कि जो हमें फ़ायदा देगी, जिससे हमें कोई नॉलेज आए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट देन, अब यहाँ पे वो अपने बयान कर रहा है इस बात को कि प्रीफेस को वो स्टार्ट कर रहा है। पहले उसने सिर्फ समझ लें कि अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं क्यों प्रीफेस लिख रहा हूँ, और अब वो प्रीफेस की अब जो बात कर रहा है लिरिकल बैलेट्स के मुताबिक कि क्यों उसने वो पोइम्स लिखी थी और उनका पर्पस क्या था। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट दैन proposed in these poems was to choose incidents and situations from common life and to relate or describe them throughout as far as possible in a selection of language rarely used by men, and at the same time to throw over them a certain colouring of imagination whereby ordinary things should be presented to the mind in an unusual aspect।
तो अब यहाँ पे बात करता है, एक बच्चे ने मेरे से पिछले लेक्चर में, पिछला जो लेक्चर दिया था उसके कमेंट सेक्शन में उसने पूछा कि जी आप रियलिज़म को जो है बात कर रहे हैं, रियलिज़म स्टार्ट हो रहा है 1850s में और आपने कहा कि उससे पहले स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले तो मैं उस बात का जवाब देता चलूँ कि रियलिज़म जो है वो आपको मैंने जो बात की थी आपने शायद गौर से नहीं सुना। रियलिज़म स्टार्ट होता है बहुत पहले से, चौसर की एज में जो है उसको ये कहा जाता है चौसर के बारे में कि चौसर जो प्रीफेस टू प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि इट्स अ पिक्चर गैलरी ऑफ 14th सेंचुरी सोसाइटी। तो उसमें उसने जो पिक्चर्स जो उसकी पोर्ट्रे की हैं, जो उसने पोर्ट्रेल दिया है उनका कैरेक्टर्स का, या उनके जो कॉस्ट्यूम्स थे, या एक एक चीज़ के वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनके मैनर्स किस तरह से थे, लैंग्वेज कैसी बोलते थे, और बहुत सारी चीज़ें जो थी उस वक्त प्रैक्टिसेस क्या चल रही थी, तो सारा रियलिज़म है सोसाइटी में जो चल रहा था। अब उसको नाम देने की बात है कि आप रियलिज़म का वर्ड उस वक्त मौजूद था, क्या लोग उस लिटरेचर को उस वक्त एक्सेप्ट करते थे, क्या लोगों को पता था कि ये भी कोई फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। हाँ, जब आप ज़्यादातर लोग उस ट्रेंड के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं तो फिर उस ट्रेंड को जो है एक नाम दे दिया जाता है कि इट्स अ रियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी विच हैज़ बिन पोर्ट्रेड। जिस तरह से फैंटेसी एक अलग जो है फॉर्म हो जाती है कि जिसमें सारा इमेजिनेटिव क्वालिटी यूज़ होती है, परियाँ आ गई, जैसे फेरीज़ हैं, जिन्नात हैं, कुछ भी हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, तो फैंटेसी में चला जाता है। जिस तरह ऑक्स हैं, जिसने J.R.R. टॉलकिन ने लिखा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, तो उसमें जो है ऑक्स हैं और फिर काइंड ऑफ एल्व्स हैं, एल्व्स, और उसके अलावा जो है वो ड्वार्व्स हैं, और ह्यूमन बींग्स भी हैं, विज़र्ड्स हैं, और मैजिक है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको फैंटेसी का नाम दे दिया। रियलिस्टिक अप्रोच जो थी उसमें ये कि आप रियलिज्म की तरफ जाएं, आप रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोसाइटी पोर्ट्रे करें, तो वो चौसर के साथ भी एस्क्राइब की जाती है कि चौसर ने भी रियलिस्टिक पोर्ट्रेल दिया अपनी राइटिंग्स के अंदर। भले ही उस वक्त जो है उस चीज़ को रियलिज़म का नाम नहीं दिया गया, बाद में जाके जो राइटर्स ने ज़्यादातर उस पॉइंट पे लिखना शुरू कर दिया तो उसको एक मूवमेंट का नाम दे दिया गया कि रियलिज़म की मूवमेंट चल रही है, कि उससे पुराने ज़माने में जो उससे पिछली एजेस थी उनमें इतना नहीं चल रहा था, मगर चौसर की एज में तो चल रहा था। तो इस चीज़ को मैंने बात की थी जिसको आपने मिसअंडरस्टूड कर लिया। और यहाँ पे भी आप देखते हैं कि आपने जो बात की थी 1850 की बात की थी कि 1850 में स्टार्ट हुआ था, जबकि वर्ड्सवर्थ ने 1802 में लिखा है, और आपको पहले पैराग्राफ में ही जो है ये पता लग जाता है, या दूसरे पैराग्राफ में, या पहले पैराग्राफ में इसी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स के उसने कहा अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, कि वो जो लैंग्वेज होती थी वो रियल लैंग्वेज नहीं होती थी, वो फ्लावरी लैंग्वेज होती थी, जो मिल्टन की लैंग्वेज है या अलेक्जेंडर पोप की लैंग्वेज है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं लोग, कि पोइट्री में आप नहीं बात करते हैं। आप जो है जब बात कर रहे होते हैं किसी से तो आप राइम स्कीम नहीं चला रहे होते हैं बात करते हुए, आप जो है उसको सोच समझ के लिखते हैं राइम स्कीम को, तो उसकी बात की जा रही है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर फिर भी समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कहते हैं principal object then proposed in this point was to choose incidents and situations from common life and to relate or describe them throughout as far as possible in a selection of language rarely used by men. तो really used by men means कि जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं वैसी ही लैंग्वेज को डिपिक्ट किया जाए, and at the same time to throw over them a certain colouring of imagination. अब imagination किस तरह से यूज़ करता है कि easy words यूज़ करता है, तो उसकी मैं इन द एंड ऑफ द लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ एग्जांपल्स भी दे दूंगा आपको, जिसमें मैं कुछ वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस उसकी जो प्रीफेस जो है या प्रील्यूड जो है उसमें से मैं आपको एग्जांपल्स दे दूंगा, या उसकी पोइम्स में से एग्जांपल्स दे दूंगा, ताकि आपको वाजे हो जाए कि वो किस तरह से क्या बात कहना चाह रहा है। मगर साथ ही साथ जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रियलिस्टिक जो लैंग्वेज है, इसमें अब वो बात आगे भी करेगा जाके कि उसमें से ऑब्वियसली अब्यूज़ जो हैं, उसकी जो गालियाँ हैं या इस तरह की चीज़ें हैं वो निकाल के उसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बना के, और सर्टन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन का मतलब ये है कि उसको इमेजिनेटिव क्वालिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें आप कि उसकी वजह से एक आम चीज़ जो है लोगों को वो भी अपील करे। मसलन बादल हर कोई देखता है, मगर वर्ड्सवर्थ की जब आप प्रील्यूड पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता लगता है कि अ सिल्वर क्लाउड विद अ गोल्डन लाइनिंग, कि सिल्वर क्लाउड है उसके इर्द गिर्द गोल्डन लाइनिंग है, यानी कि सोने की, आपको इमेजिन जब आप करते हैं तो सिल्वर रंग जो चांदी है, चांदी का बादल, और साइडों पे जो है उसके गोल्डन लाइनिंग के सूरज पीछे से चमक रहा है, तो एक बादल का टुकड़ा जो है उसके इर्द गिर्द जो है गोल्डन लाइनिंग बन रही है, यानी कि जिस तरह सोना हो और बीच में चांदी हो, चांदी का बादल बना हुआ और सोना। तो ये चीज़ें ऐसी थी कि जो आपको पर्टिकुलरली एक काइंड ऑफ इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाती थी चीज़ें, चाहे वो
रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोसाइटी है, या उसकी अपनी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं। प्रिल्यूड जो है 2 वर्जन्स थे उसके, 1805 में पब्लिश हुआ था और 1850 में पब्लिश हुआ था सेकंड वर्जन। इस पर भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा। Certain colouring of imagination whereby ordinary things should be presented to the mind in an unusual aspect, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि unusual aspect में जो है चीज़ें जो है लोगों को मिलें या नज़र आएँ। And further and above all, to make these incidents and situations interesting by tracing in them truly, though not ostentatiously, the primary laws of nature, chiefly as far as regards the manner in which we associate ideas in a state of excitement. तो कहता है कि दूसरी बात है वो क्या करता है यहाँ पे, कि and further and above all, to make these incidents and situations interesting, कि ये जो इंसिडेंट्स और सिचुएशंस जिनको मैं डिपिक्ट करूँगा अपनी राइटिंग्स में, उनको इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। एक राइटर की राइटिंग्स में लोगों को इंटरेस्ट लूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट लूज़ करेंगे तो वो उसको उठा के रख देंगे। By tracing in them truly, though not ostentatiously, the primary laws of nature. तो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं डिज़ाइन कर, इसी वजह से मैं लिख रहा हूँ कि मैं इम्प्रेस करना चाहता हूँ ostentatious, इस वजह से नहीं, मगर प्राइमरी लॉज ऑफ नेचर के बारे में बात करता हूँ, chiefly as far as regards the manner in which we associate ideas in a state of excitement. Excitement में जब लोग लिखते हैं, ये आगे इसको मज़ीद बयान करेगा कि कैसे लिखते हैं। Humble and rustic life was generally chosen. Humble and rustic life. अब आप जब एरिस्टोटल का लेक्चर जाके बैक पे सुने तो आपको पता लगेगा, जो एरिस्टोटल की पोइटिक्स है तो उसमें उसने कहा था कि हीरोज़ शुड नॉट बिलोंग टू द लोअर क्लासेस ऑफ सोसाइटी। उसने कहा था कि लोग उनकी लाइव्स में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उसके सर्टेन रीजंस थे, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, कि जाहिर है कि उनको जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, महंगी राइटिंग्स होती थी, हर कोई अफोर्ड नहीं करता था, ख़रीद नहीं सकता था, पढ़ नहीं सकता था, तो बहुत कम लोग होते थे। तो राइटर्स जब लिखते थे तो उन्हीं के लिए लिखते थे जो कि अमीर लोग होते थे, तो इसीलिए उनकी राइटिंग्स की जो है वो आम लोगों के लिए राइटिंग्स नहीं होती थी। जब पब्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद तो हर कोई पढ़ सकता है, तो फिर आम लोग भी तो पढ़ेंगे, जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी तो पढ़ेगी, तो गरीब लोग भी उसमें पढ़ेंगे ज़ाहिर है, तो उस वक्त जो है चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो इसने कौन सी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, जो छोटी छोटी लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी है, या बिल्कुल जो हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ लोग हैं, रस्टिक जो कि रॉ फॉर्म में है, जो कि क्रूड पीपल हैं, जो कि बहुत एजुकेटेड नहीं है या बहुत रिफाइंड मैनर्स वाले नहीं हैं या ऑर्डिनरी लोग हैं, उनके बारे में बात की। वॉज जनरली चोजन बिकॉज इन दैट कंडीशन द एसेंशियल पैशंस ऑफ द हार्ट फाइंड बेटर सॉइल इन विच दे कैन अटेन देयर मैच्योरिटी, are less under restraint and speak a plainer and more emphatic language. वो कहता है कि ऐसी लैंग्वेज, एम्फेटिक लैंग्वेज कौन सी होती है, जो कि क्लियरली एक्सप्लेन की जाए, जो फोर्सफुली और क्लियरली आप किसी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करते हैं, किसी बात को एक्सप्लेन करते हैं, तो एम्फेटिक लैंग्वेज कहलाती है। तो कहता है कि ये लैंग्वेज क्यों चूज़ की गई थी, कि इनकी लैंग्वेज जो है वो समझ लें कि जो रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स हैं उनसे साफ़ है। मसलन इसको विलियम ब्लेक किस तरह से डिफ़ाइन करता है, वो कहता है कि बच्चे जो हैं उनकी डिपिक्शन किस तरह से करता है। वो कहता है बच्चा इस तरह से होता है कि बच्चा उसको अभी तक सोशल कस्टम्स का, मॉरल्स का, किसी चीज़ का पता नहीं होता। जो वो लैंग्वेज बोलता है वो लैंग्वेज उसकी नेचुरल होती है, और जब वो बड़ा होता है तो उसके पेरेंट्स उसे सिखाते हैं कि यूँ नहीं बोलना है, यूँ बोलना है, ये नहीं करना है, ये करना है, यूँ नहीं उठना, यूँ उठना है, यूँ नहीं बैठना है। तो हर चीज़ जो है वो आपको फिर एजुकेशन और उससे जो है आपको एक इम्पोज की जाती है या सिखाई जाती है, या एक समझ लें कि आपको आइडिया दिया जाता है कि दिस इज़ द वे यू हैव टू लिव। मगर वो कहता है कि बच्चे उन पाबंदियों से आज़ाद होते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, वो जो उनको समझ आता है वो बोलते हैं। रिफाइंड नहीं होते वो उस तरह से जिस तरह से आप रिफाइंड मैनर्स की या क्लास की बात करते हैं। तो गांव के लोगों की भी वो बात यही करता है कि दे आर नॉट दैट रिफाइंड, तो उसकी लैंग्वेज जो है इसलिए उन्होंने यूज़ की। बिकॉज इन दैट कंडीशन ऑफ लाइफ our elementary feelings coexist in a state of greater simplicity and consequently may be more accurately contemplated and more forcibly communicated, because the manners of the rural life
germinate from the elementary feelings and from the necessary character of rural occupations are more easily comprehended and are more durable. And lastly, because in that condition, the passions of men are incorporated with the beautiful and permanent forms of nature. तो कहता है कि अब मैनर्स जो है उनके किस तरह से होते हैं, रूरल लाइफ के मैनर्स, जो विलेज या कंट्री साइड के जो मैनर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं कि वो जर्मिनेट फ्रॉम एलिमेंट्री फीलिंग्स, जो बेसिक फीलिंग्स होती हैं उन्हीं से उनके मैनर्स डेवलप होते हैं। एक इसीलिए जो है ये बहुत यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो विलेज के लोग जो हैं वो शहर के लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो सकते, और इसी तरह शहर के लोग विलेज के लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो सकते। उसकी रीज़न क्या होती है कि वहाँ के मैनर्स और यहाँ के मैनर्स में बहुत फ़र्क होता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आपने खाना किस तरीके से खाना है, आपने खा के खाना हड्डियाँ जो है वो नीचे नहीं फेंकनी है, ये टेबल पे नहीं डाल देनी है, आपने उनको प्रॉपर प्लेट के साइड पे रखना है, या आपने किस तरह से बड़ों की तरफ कमर करके नहीं बैठना है। ये बहुत सारे जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं कि आपने इन कोड्स को फॉलो करना है। तो उसकी वजह से जब एक वहाँ से विलेज से एक बंदा आता है जो कि उस तरह से एजुकेटेड नहीं होता है या उस तरह से उसको नहीं समझ होती है चीज़ों की, तो एक डिफरेंट तरीके से बात करता है, तो उसमें ये नहीं होता कि वो थोड़ा सा ये होता है कि गैप आ जाता है, एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन गैप आ जाता है कि बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि जो शहर में बहुत मायूब समझी जाती हैं। ऐसा समझा जाता है कि ये बातें बड़ों के सामने या इस लोगों के सामने इन बातों को डिस्कस नहीं करना है, मगर गाँव के लोग हो सकता है कि उन बातों को नॉर्मल लेते हों, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और वो लोग थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे चले जाते हैं। शहर के लोग वो उनसे बात नहीं करते, और जो गांव के लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये बहुत तकब्बुर में है, प्राउड है फला, तो वो प्राउड नहीं होता। असल में वो ये डिफरेंस होता है कि जो एक मेंटल जो आपका है, जो एक समझने के एक मिजाज है आपका मिले, वो नहीं मिल रहा होता। तो यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी जहन में आता है कि बहुत सारे लोग जो गांव से आते हैं, शहर में आके पढ़ते हैं, तो फिर जब वो वापस जाते हैं अपने गांव में, ये बहुत मरतबा मैंने एक्सपीरियंस किया, दे डू नॉट दे कैन नॉट देन गो ऑन विद देयर फैमिलीज़। वो अपनी फैमिलीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि उनके पुराने फ्रेंड्स थे जिनके साथ उन्होंने सारी उम्र गुजारी, जब वो एक बेहतर क्लास में मूव कर लिया या जिस तरह से एक डिफरेंट क्लास में मूव कर लिया जो कि उनको लगा कि बेहतर है उनसे, हाईली एजुकेटेड क्लास है, तो उनके मैनर्स, उनके कस्टम्स, उनका उठना बैठना, हर चीज़ जो है, उनके जोक्स और तरह के होंगे, उनकी बातें और तरह की होंगी। जब उन्होंने उस चीज़ में मूव कर लिया तो फिर जाहिर है ऑब्वियसली उनको वो बहुत क्रूड लगता है, वो जो बैकग्राउंड जो है उनका, तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक इसमें माइंड करने वाली बात नहीं होती है, मगर ये सिचुएशंस होती हैं कि ये एक फ़ैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, अब हम उस फैमिली में, मुझे आके बताया बच्चों ने कि उन्होंने कहा कि अब हम उस फैमिली में जाके मिक्सअप नहीं हो सकते हैं, अब हम उन लोगों में नहीं रह सकते, और हम लोग जो है अब उनसे डिफरेंट हो चुके हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आप अगर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पढ़ेंगे तो उसमें भी यही चीज़ थी कि पिप जो है उसकी अपब्रिंगिंग बेशक जो है एक ब्लैक स्मिथ के पास होती है, उसका जो गार्जवे, बट जब वो हायर क्लास में मूव करता है या एजुकेटेड क्लास में मूव करता है तो फिर वो जब जो उससे मिलने जाता है तो वो उसको वो प्रोटोकॉल, वो अहमियत नहीं देता कि जिसने बचपन से उसे पाला था, जो उसे देनी चाहिए थी। यानी कि वो उसके रिफाइंड मैनर्स नहीं हैं, क्रूड मैनर्स हैं, तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता अपनी पर्टिकुलर जो सोसाइटी है उसके अंदर मूव कर रहा है, जिस सोसाइटी में वो। एंड from the necessary character of rural occupations are more easily comprehended and are more durable. And lastly, तो वो कहता है कि वो ज़्यादा अरसे तक ड्यूरेबल होते हैं, उनके मैनर्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं वक्त के साथ, और वैसे के वैसे रहते हैं और इजीली समझ आ जाते हैं आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती है समझने में उनकी बातों को। And lastly, because in that condition the passions of men are incorporated with the beautiful and permanent forms of nature. तो कहता है कि अब उनके जो मैनर्स हैं और उनके जो पैशंस हैं वो नेचर के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं। ह्यूमन नेचर क्या है, जो कि बच्चा पैदा होता है तो वो नेचर पे पैदा होता है, तो वो अपने तरीके से उसको रिफाइन, बाद में उसको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इसी तरह से वो कहता है कि उनके जो वो है वो नेचर के साथ इतने एसोसिएटेड हैं, इतने मिले हुए हैं कि उनकी जो परमानेंट, ब्यूटीफुल एंड परमानेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर। तो आप एक चीज़ इस पर भी गौर करें कि सिटी लाइफ और विलेज लाइफ में बहुत फ़र्क इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि उनके रहन सहन में भी फ़र्क आ जाता है।
विलेज लाइफ के बारे में ये होता है कि वहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे शोर शराबा नहीं है, आप रात को लोग जल्दी सो जाते हैं, यहाँ पे लोग देर से सोते हैं या सोते ही नहीं, रात को सुबह जाके सोते हैं। तो बहुत सारा जो है हर चीज़ में फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये होती है कि विलेजेस में जो वहाँ के भी विलेजेस थे वो नेचर से रिलेटेड थे, नेचर के बिल्कुल करीब थे और बहुत ग्रीन और बहुत खूबसूरत जो है। आप अगर जाके इंग्लैंड को आप विज़िट करने का इत्तेफाक हो तो आप जाके देखेंगे कि दे वेरी ब्यूटीफुल विलेजेस, बहुत खूबसूरत होते हैं। तो वहाँ पे लोग जो हैं उनके टेम्परामेंट्स पे, अब जब मौसम जो है वो भी टेम्परामेंट्स पे बहुत असरअंदाज होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में लोगों के पास जाएंगे तो उनके मूड ऑटोमेटिकली ख़राब हुए होंगे, और अगर आप सर्दियों में जाएंगे या बाहर के मौसम में जाएंगे तो उनके मूड थोड़े से बेहतर होंगे। तो आप अगर लोगों के रहन सहन को भी ऑब्ज़र्व करें तो सहरा में रहने वाले लोगों को अगर आप जाके देखें तो उनके कपड़े, राजस्थान के लोग देख लें, रोही के लोग देख लें, तो उनके कपड़े, इवन जो वो बिस्तर बनाते हैं, अपने बेड कवर्स बनाते हैं, बेड शीट्स बनाते हैं, तो वो भी मुख्तलिफ रंग बिरंगी टुकड़ियों को जोड़ के बनाते हैं और कपड़े भी उसी तरह पहनते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पे ग्रीनरी उनको सहरा में नज़र नहीं आती, तो उनको कलर्स नज़र नहीं आते इतने, तो वो फिर क्या करते हैं कि कलरफुल चीज़ों को पसंद करते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा कलरफुल लाइफ में रह के देखा होता है वो प्लेन कपड़ों को पसंद करते हैं, वो कलर्ड जो है चीज़ें नहीं पहनना पसंद करते। तो ये थोड़ा सा चॉइसेस जो हैं आपके रहने के मुताबिक भी चेंज हो जाती हैं। जो म्यूज़िक आप बचपन से सुनते आ रहे हैं हो सकता है कि आपको पसंद ना हो, फिर आप किसी और म्यूज़िक को ज़्यादा वो आपको अट्रैक्ट करे। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के बारे में आप हमेशा पढ़ते आते हैं बचपन से, तो हो सकता है कि आप किसी फॉरेन कल्चर को पढ़ना पसंद करें। अब तुर्की ड्रामे क्यों फेमस हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि डिफरेंट कल्चर उन्हें दिखाया जा रहा है, जो कल्चर हमें यहाँ पे नहीं मिलता। तो हम अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो हम एक दूसरे कल्चर को पढ़ के खुश होते हैं। द लैंग्वेज टू ऑफ दीज मैन हैज़ बिन अडॉप्टेड। अब यहाँ पे वो कहता है कि उनकी लैंग्वेज भी ली गई है, उन्हीं की लैंग्वेज में लिखा जाएगा या लिखूँगा मैं। ये लिखा गया है जो उसने प्रीफेस जो दे रहा है जिस बारे में, प्योरीफाइड इंडीड फ्रॉम व्हाट अपीयर टू बी इट्स रियल डिफेक्ट्स। अब प्योरीफाइड करके उस लैंग्वेज को, मीन्स की जो रियल डिफेक्ट्स हैं वो क्या है? गालियाँ हो गई उसमें, स्लैंग्स हो गए, ऐसी लैंग्वेज जो कि एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में वो लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं की जाती। तो वो लैंग्वेज जब उसमें वो लिख रहे हैं तो उस लैंग्वेज के अंदर से वो चीज़ें वो कहता है निकाल के, और बाकी चीज़ें जो रिफाइंड लैंग्वेज रह जाती है जो उसकी। अब इस चीज़ के ऊपर कॉलरिज ने क्लेम किया, उसने कहा कि अगर उनकी आप लैंग्वेज में से अब्यूज़ को या इन चीज़ों को निकाल देते हैं तो फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो रिफाइंड लैंग्वेज नहीं है? क्योंकि जब आप गालियाँ निकाल दी तो फिर रस्टिक लैंग्वेज तो नहीं रह गई वो। जब आपने स्लैंग्स निकाल दिए, उसको एक ख़ास वे में डाल दिया, चाहे उसके वर्ड्स ईजी हैं, मगर उसमें से जब आपने बेसिक चीज़ें निकाल दी तो फिर आप ट्रू डिपिक्शन तो नहीं कर रहे हैं उसकी, जो कि कंट्री लाइफ थी या विलेज लाइफ थी, उसकी आप ट्रू डिपिक्शन तो नहीं कर रहे। फिर तो आपने उसको रिफ़ाइन कर दिया, लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली रिफ़ाइन हो गई जब आपने उसमें से उसकी खामियां निकाल दी, डिफेक्ट्स निकाल दिए। तो इस चीज़ को कॉलरिज ने क्लेम किया था। फ्रॉम ऑल लास्टिंग एंड रैशनल कॉजेज ऑफ डिसलाइक एंड डिस्गस्ट। तो वो कहता है कि रैशनल कॉजेज ऑफ डिसलाइक एंड डिस्गस्ट, जिस चीज़ को दिल बुरा मानता है या नेचर बुरा मानती है, उन तमाम चीज़ों को निकाल दिया गया। बिकॉज सच मैन only communicate with the best objects from which the best part of language is originally derived, and because from their rank in society and the sentiments of narrow circle of their intercourse being less under the influence of social vanity। अब वो कहता है कि ये लोग नेचर के साथ, नेचर क्या होती है कि आप एक नेचर, तो ये है नेचर का असल मतलब क्या है? नेचर के बारे में आपको डिफरेंट किस्म के ओपिनियंस मिलेंगे इन डिक्शनरीज। एक नेचर का मतलब क्या है? समथिंग क्रिएटेड बाय गॉड इज नेचर, समथिंग क्रिएटेड बाय मैन इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल से ही आर्ट डिराइव हुआ है, तो आर्टिफिशियल समथिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय मैन इज आर्ट। नेचर क्या है कि जो गॉड ने क्रिएट की। मगर नेचर की एक और डेफिनेशन भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझनी, और वो क्या है? जो कि आपको डिक्शनरीज में किसी न किसी डिक्शनरी में मिल जाएगी। ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी में मुझे डेफिनेशन मिली थी, अ फोर्स और फिनोमिनन दैट इज अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन क्रिएशंस। एक ऐसी फोर्स और ऐसा फिनोमिनन जो कि अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग्स है और ह्यूमन क्रिएशंस है। यानी कि एक अगर आप वॉल बनाते हैं तो वॉल गिर जाएगी, मेंडिंग वॉल में फ्रॉस्ट जो है उसी चीज़ की बात करता है कि नेचर जो है समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, या पिछले लेक्चर में मैं बयान कर चुका हूँ। तो नेचर अगेंस्ट है ह्यूमन बीइंग्स के और ह्यूमन क्रिएशंस के। मगर वर्ड्सवर्थ नेचर को एज अ
मदर फिगर देखता है, एज अ टीचर देखता है। जबकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, जो कि अमेरिकन पोइट है, कि वो नेचर को एज एन एनिमी देखता है, वो एज अ फ्रेंड नहीं देखता है उसको। वो जब मैं फ्रॉस्ट पे बात करूंगा या लेक्चर्स दूंगा तो मैं आपको इस चीज़ के ऊपर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। Ali communicate with nature, और उसके बाद वो कहता है with the best objects from the best part of language is originally derived, and because their rank in society and the sameness and narrow circle of their intercourse। अब वो कहता है कि बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं वो लोग। जिस तरह जब आप प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ेंगे बाय जेन ऑस्टन, तो वहाँ पे ज़ाहिर है वो एक कंट्री साइड में रहते हैं। मिसेस बैनेट और उनकी बेटियाँ जो हैं, 5 बेटियाँ, जो कि एलिज़ाबेथ जो है उसमें हीरोइन है, जेन, एलिज़ाबेथ, लिडिया, किटी एंड मैरी, वो रहते हैं। ये भी वर्ड्सवर्थ के टाइम में 1816 में, एज फार एज रिमेंबर, ये 1813 में प्राइड एंड प्रेजुडिस पब्लिश हुआ था। तो उस वक्त जो है आप गौर कर सकते हैं कि उस वक्त जो है यही एज है जब ये चीज़ बुक लिखी जा रही है। तो एक ही एज में थे दोनों राइटर्स ऑलमोस्ट। तो उसमें जो है वो कंट्री साइड की बात करती है। मिसेस बैनेट जो है मिस्टर डार्सी को कहती है कि आई थिंक कि एज मच इज़ गोइंग ऑन इन अ कंट्री एज इन अ टाउन, कि उतना ही एक कंट्री में भी होता है जितना कि एक टाउन में हो रहा है। तो अब उस पर जो है वो सारे के सारे जो लोग जो शहर से आए होते हैं, क्योंकि शी इज़ नॉट बिन टू और परहैप्स नेवर बिन टू टाउन सो फार, तो वो उसको नहीं आइडिया है कि टाउन कैसे होता है, या जो सिटी लाइफ थी या लंदन की लाइफ थी वो कैसी थी। और वो कहती है कि मैं समझती हूँ कि कोई एज नहीं है एक लंदन को, किसी आम जो एक कंट्री साइड है या एक विलेज है उस पर कोई एज लंदन को हासिल नहीं है। तो लोग बड़ा उसको एक काइंड ऑफ बहुत अजीब व गरीब तरह से देखते हैं, या उसके ऊपर वो करते हैं। उसकी बेटियाँ भी इवन जो है वो अशेम्ड हो जाती हैं या थोड़ा सा शर्मिंदा होती हैं अपने इस बात पे कि माँ जो है उसकी किसी फजूल या बेवकूफ़ों वाली बात कर रही है। तो कहता है कि उनका सर्कल जो बहुत नैरो होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, तो वो आपस में ही क्योंकि रहते हैं, तो उनकी लैंग्वेज जो है वो वैसी ही होती है जैसे कि वो बचपन से सुनते आए हैं, उसमें चेंजेस इतने नहीं होते हैं। Being less under the influence of social vanity। वैनिटी क्या होती है? बेजा गुरूर। एक होता है जिसको आप कहते हैं प्राइड। प्राइड इज समथिंग कि जब आपके पास कुछ है और आप उस पर गुरूर करें। और वैनिटी क्या होगी? जब आपके पास कुछ भी नहीं है और आप फिर गुरूर करना शुरू कर दें। दैट्स कॉल्ड वैनिटी, बेजा गुरूर। तो कहते हैं बीइंग लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल वैनिटी, कि सोशल वैनिटी के जो एक ख़ास किस्म का जो एक डेकोरम है सोसाइटी का, जो सोशल जो आपको विलेजेस में नहीं मिलता है और आपको सिटीज़ में जो मिलता है, तो वो उसके अंडर रिस्ट्रिक्शंस नहीं आए होते हैं। जो विलेज के लोग होते हैं वो नहीं जानते कि एक ख़ास क्लास में किस तरह से मूव करना है, तो इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। They convey their feelings and emotions in simple and unelaborate expressions। तो वो सिंपल अल्फाज में अपनी बात कर देते हैं, वो बढ़ा चढ़ा के उसमें सिमिलीज एंड मेटाफर्स यूज़ नहीं करते हैं, उसमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते जो एम्बिगुअस हो, जू मानी बातें नहीं करते हैं, पैराडॉक्सेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी कि लैंग्वेज बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जो कंट्री साइड की लैंग्वेज है। तो ये बात कर रहा है वो। Accordingly, such a language arising out of repeated experience and regular feelings is a more permanent and a far more philosophical language than that which is frequently substituted for it by poets who think that they are conferring honor upon themselves and their art in proportion as they separate themselves from the sympathies of man and indulge in arbitrary and capricious habit of expression in order to furnish food for fickle tastes and fickle appetite of their own creation। तो कहता है कि accordingly, उसके बाद ऐसा है कि such a language जो कि arising out of repeated experience and regular feelings, कि बार बार experiences से जो एक language होती है वो natural हो जाती है। repeated experiences से language जो है वो किस तरह से हो जाती है कि आप जब रेपिटेशन से कोई चीज़ आपके अनकॉन्शियस में चली जाती है, और जब वो चीज़ अनकॉन्शियस में चली जाती है, ये मेरा जो साइकोएनालिसिस वाला लेक्चर होगा तो आप जब उसको सुनेंगे तो ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। अनकॉन्शियस में कोई चीज़ चली जाती है तो फिर वो रिपीटेड एक्सपीरियंसेस तो फिर ऑटोमेटिक हो जाती है। जो चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है तो उसमें बनावट नहीं होती।
इज़ मोर परमानेंट एंड फार मोर फिलोसॉफिकल। वो ज़्यादा अरसे के लिए रहती है। जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, जब आप अपना स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो परमानेंट नहीं होता, अनकॉन्शियसली फिर आप गलत बात करेंगे। मसलन कुछ लोग जो है यहाँ पे जो बचपन में जो चीज़ें बता दी जाती हैं वो अनकॉन्शियस में चली जाती हैं बच्चों के, और वो बड़े होके उनको बहुत टाइम लग जाता है उन चीज़ों को सही करते हुए। मसलन बाज़ टीचर्स ऐसे हैं जो फैदर, जो पर होता है उसकी इंग्लिश फैदर, तो वो उसको फीदर पढ़ते हैं, तो बड़े होके उनके माइंड में वो फीदर ही रहता है, चाहे उनको 10 दफ़ा भी बता दें कि दिस इज़ नॉट फीदर, दिस इज़ फैदर, वो नहीं समझ सकते हैं। या एक वर्ड है जिसको बचपन में बताया जाता है यहाँ पे पाकिस्तान में, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है? ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ। और इसको किस तरह से पढ़ते हैं? ट्रुथ। अब ट्रुथ जब आप पढ़ते हैं इसको, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि वो एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो बच्चों को बार बार भी बताया जाए क्लास में कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ट्रूथ है, इट्स नॉट ट्रूथ, तो अनकॉन्शियसली एकदम से उनके मुंह से वही निकल जाता है। इसी तरह से कई वर्ड्स और हैं, सिर्फ ये वर्ड नहीं है, कई वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो है पाकिस्तान में, जिस तरह से यहाँ पे आप जब दवाई लेने जाते हैं तो पैरासीटामोल कहते हैं, पैरासीटामोल आप दे दें, तो वहाँ पे जाके इंग्लैंड में जब आप कहते हैं तो कोई नहीं समझेगा, वहाँ पे उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? पैरासीटामोल, पैरासीटामोल। तो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे आप कहते हैं ट्रैवल एजेंसी, वहाँ पे कहते हैं एजेंस है, ट्रैवल एजेंस है, तो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे कहते हैं आप सिलेबस, सिलेबस जो है कंप्लीट कर रही है, जबकि इंग्लैंड में द प्रोनाउंसिएशन इज सिलेबस, सिलेबस, सिलेबस। तो वहाँ पे जब बच्चे, जब कई दफ़ा भी बच्चों को बताया जाए कि बच्चे इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सिलेबस है, सिलेबस नहीं है, तो वो समझ नहीं सकते। इसी तरह बचपन में बताया जाता है बच्चों को आई जो है, मी, आई की प्रोनाउंसिएशन क्या है? वो कहते हैं आई, तो वो बड़े होके भी उनके वही एक्सप्रेशन होते हैं कि वो आई कहते हैं, वो आई नहीं कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड दी अनकॉन्शियस, कि अनकॉन्शियस में जो चीज़ चली जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको ग्रामर की बात करते हुए भी ये बात कही थी कि जब तक आपकी कोई चीज़ अनकॉन्शियस में नहीं जाएगी, यू वुड नेवर बी एबल टू गेट फुल कमांड ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अनकॉन्शियस में पहुंचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रैक्टिस, कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी चीज़ अनकॉन्शियस में जाएगी। फिलोसॉफिकल लैंग्वेज than that which is frequently attributes substituted for by poets who think that they are conferring honor upon themselves। वो कहता है कि उस लैंग्वेज की बजाय जो पोइट्स हैं, जो अब तक लिखते आए हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं जो कि, या उसकी जगह और लैंग्वेज लेके आते हैं जो कि लिखने के बाद वो ये समझते हैं कि हम ऑनर कर रहे हैं अपनी राइटिंग्स को, कि हम फ्लावरी लैंग्वेज लिख रहे हैं, हम रिफाइंड हाईली एलिवेटेड लैंग्वेज लिख रहे हैं। तो उसकी वजह से वो क्या कहते हैं? कहता है कि वो जो लोग हैं वो फिर अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और अपने आप को फ्लैटर करते हैं, या समझते हैं कि हमारी इज़्ज़त इसी चीज़ में है कि हम इस तरह से लिखें। या लोग कहेंगे कि ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। जिस तरह से मेटाफिजिकल पॉइंट्स के बारे में जब मैं लेक्चर दूंगा तो आपको मज़ीद भी एक्सप्लेन करूँगा कि वो कहता है कि दे वर लर्नड पीपल, वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, एंड टू शो देयर लर्निंग वाज देयर होल एंडेवर। उनकी लर्निंग को, एज फार एज रिमेंबर सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि उनकी लर्निंग को शो करना, उनकी तमाम तर कोशिश यही थी कि अपनी लर्निंग को शो किया जाए जो कुछ उन्होंने पढ़ा है। एंड देयर आर्ट, और अपनी आर्ट को भी वो ऑनर दे रहे हैं। इस बात पे वो समझते हैं कि वो ऑनर दे रहे हैं कि उस तरह से लिख रहे हैं, इन प्रोपोर्शन एज दे सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द सिंपैथीज ऑफ मैन। तो लोगों की सिंपैथीज उनके साथ नहीं होती, बिकॉज ज़्यादातर जब मेजॉरिटी पढ़ेगी नहीं और पढ़ ही नहीं सकेगी आपके काम को, जब वो इतना डिफ़िकल्ट होगा कि वो ऑर्डिनरी आदमी के लिए होगा ही नहीं, तो फिर ज़्यादातर लोग प्रेज़ कैसे करेंगे जब उनको समझ नहीं आएगा। एंड इंडल्ज इन आर्बिट्ररी एंड कैप्रिशियस हैबिट्स ऑफ एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू फर्निश फूड फॉर फिकल टेस्ट्स एंड फिकल एपेटाइट्स ऑफ देयर ओन क्रिएशन। तो वो कहता है कि अब ये जो लोग लिखते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी तरंग में आके, कैप्रिशियस तरंग में आके कोई अपनी एक्सप्रेशन ऐसा शो करते हैं जो कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज से नहीं होता, जो कि बहुत ही किसी ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं होती। फ्लावरी लैंग्वेज या राइम स्कीम में या कुछ भी, या हर कॉपलेट में लिख दिया, इन ऑर्डर टू फर्निश फूड फॉर फिकल टेस्ट्स एंड फिकल एपेटाइट्स ऑफ देयर ओन क्रिएशन। अब यहाँ फिकल का मतलब क्या है कि आपकी जब लॉयल्टीज़ या आपकी जब अफेक्शंस जो है वो चेंज हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि कोई
अफेक्शंस के तौर पे आप जो है अपनी लॉयल्टीज़ को, अपनी जो आप किसी के साथ जो मुखलिस है आप चेंज कर दें वक्त के साथ अपने आप को। तो उस चीज़ के बारे में वो कहता है कि ऐसे लोगों के लिए लिखते हैं जो वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसा सोसाइटी चल रही है, जैसा ज़माना चल रहा है, तो ज़माने के साथ अपने आप को चेंज करते हैं कि हमने ज़माने के साथ चलना है। और उसका रीज़न क्या होता है कि ज़्यादातर राइटर्स जो है वो क्यों लिखते हैं, ताकि लोग उसको पढ़ें, लोग उसको समझें, लोग उसको जो है वो, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो कुछ सोसाइटी में ट्रेंड चलता है तो लोग उसी के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि उनको पैसा चाहिए। पैसा हासिल करने के लिए लोग जब पढ़ेंगे या लोग जो है आपका काम देखेंगे तो ही आपको पैसा देंगे ना, अगर वो प्रेज़ करेंगे आपके काम को। तो अगर ट्रेंड चल रहा है आपका, आजकल जब आप पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं तो सिवाय उनमें घरों की घरेलू लड़ाइयों के और आपको कुछ नहीं मिलता। ये जो सोशल इश्यूज़ चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद जब ड्रामास बने होंगे या लिखे गए होंगे तो उसमें सारी पार्टीशन की बात हो रही होगी, लोगों के पार्टीशन से पहले और बाद के हालात और वाक़यात, उनकी सोच की डिपिक्शन, आपस में मुस्लिम्स, इंडियंस जो हिंदूज़ थे और सिख्स थे, पारसी थे, उन लोगों के आपस में मामलात, तो उनको डिस्कस किया जा रहा होगा क्योंकि लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। तो ये वक्त के साथ जो है चीज़ें जो हैं ये चेंज हो जाती हैं। आप लोगों के लिए लिखते हैं तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट जो है लेक्चर में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बाकी जो पार्ट, इसकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, डिस्कस करूँगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। और मैं अगेन यही बात करता चलूँ कि ये लेक्चर जो ये वेबसाइट मैंने बनाई है या चैनल बनाया है, ये इसलिए बनाया कि लोगों को जो है इससे फ़ायदा हो जाए, और जो नीडी लोग हैं उनकी मदद के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। अगर इससे फ़ंड्स आते हैं तो हम उन लोगों को, तो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि आप लोग भी इसमें सब्सक्राइब करें और लोगों को कहें कि वो सब्सक्राइब करें, जितना आप इसको फैला सकते हैं, ताकि अगर कोई लोग ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं करते हैं तो वो यहाँ से हेल्प ले लें। और साथ ही ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, आपको कोई इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं। और आप अगर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे या आप इसको सब्सक्राइब करवाएंगे और आप वॉच आवर्स पूरे होते हैं और फंड्स आते हैं तो हम लोगों की हेल्प के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन भी साथ शामिल होगा। अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, स्टिल कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, बिकॉज इससे रैंकिंग जो है चैनल की बढ़ेगी, और रैंकिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उससे जो है फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो है चैनल वो ऊपर वाली रैंकिंग में आएगा, तो लोगों को सजेस्ट किया जाएगा बाय जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूट्यूब की, उनकी तरफ से। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।